हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग समास की चर्चा कर रहे थे और समास में हमने व्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया था। आज आपको हम बताएंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद और प्रथम पद का नाम क्या है? पूर्व पद। और दूसरा उत्तर पद। तो दोनों पद में क्या होते हैं? दोनों के दोनों प्रधान होंगे। ये पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। ठीक है, तो इसके दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। अब इसके कुछ उपभेद के बारे में हम लोग देख लें। कौन कौन से उपभेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद द्वंद्व समास के बताए गए हैं। ठीक, कौन कौन से हैं इनको जान लें। तो अगर इनको देखें, इनमें पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व समास के बाद तीसरा क्या है? वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन इतरेतर द्वंद्व समास है, कौन समाहार द्वंद्व समास है और कौन वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कुल मिला के टीईटी के लिए यहाँ तक तो नहीं पूछता, लेकिन इनका उदाहरण जरूर पूछता है। तो इनका उदाहरण हम तभी समझेंगे जब इनके बारे में समझ लेंगे, तो पूरा का पूरा द्वंद्व समास आ जाएगा। अगर इतरेतर द्वंद्व समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा तो समझ जाइएगा, जब उस शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पे और, एवं, तथा, ये 3 शब्द जरूर आएंगे। या तो और लगा रहेगा, या एवं लगा रहेगा, या तथा, जब इतरेतर द्वंद्व समास होगा। दूसरा समाहार द्वंद्व समास होगा तब। तो समाहार द्वंद्व समास होगा तो आदि और इत्यादि अर्थ जरूर निकलेगा। आदि और इत्यादि। ठीक, और वैकल्पिक द्वंद्व समास होने पर या, अथवा, ये अर्थ निकलेगा, जिसके माध्यम से आप तीनों द्वंद्व समास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतरेतर में क्या है? इतरेतर होगा तो और एवं तथा शब्द जरूर आएंगे अर्थ में। समाहार रहेगा तो समाहार में आदि इत्यादि जरूर रहेगा। और वैकल्पिक रहेगा जब, तो या अथवा का मतलब ये इनका अर्थ जरूर होगा, या ये या वो। तो इस तरीके से द्वंद्व समास हो गया। आइए इनको उदाहरण के तरीके से हम समझें। जैसे राम कृष्ण। राम कृष्ण। अब राम कृष्ण देखिए, तो राम कृष्ण में क्या है? राम और कृष्ण ये निकल रहा है, राम और कृष्ण। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब और एवं तथा का रहेगा तो 100% है योजक चिन्ह भी रहेंगे। और आप योजक चिन्ह के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास होगा। जैसे यहाँ पर राम कृष्ण है तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। और समझिए, हमेशा ये क्या होंगे? एक दूसरे के विलोम होंगे। क्या होंगे? विलोम। ये 70% जानिएगा कि एक दूसरे के विलोम हैं, तो वो विलोम की दशा में कौन सा समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। ये सब आपको ट्रिक बता रहे हैं कि विलोम एक दूसरे के हो रहे हैं तो 70% चांसेस हैं कि वो द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह है तब भी आप समझिए कि 100% कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक, आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण आपको जैसे
राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अब देखिए राम लक्ष्मण एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट। इसी प्रकार बेसिक तो हमने बताया है। अब जैसे कि हमने कहा राम लक्ष्मण, अब इसमें योजक चिन्ह लगा हो या न लगा हो, आप ये देखिए कि विलोम है कि नहीं है। तो द्वंद्व में हमेशा दोनों पद प्रधान होंगे और प्रधान के साथ साथ जो है द्वंद्व विलोम होगा। माता पिता, माता पिता एक दूसरे के विलोम। नमक मिर्च, नमक मिर्च। जितना बता रहे हैं ये सारे आप देखिए। पाप पुण्य, पाप पुण्य के बाद देश विदेश, देश विदेश दिखते जाइए। लोटा डोरी, लोटा डोरी। तो इस तरह से इसका जो द्वंद्व का है, ये इतरेतर द्वंद्व में एक दूसरे के हमेशा क्या हो जाएंगे? विलोम। ठीक। जो समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व में क्या होगा? समाहार द्वंद्व आपका, समाहार द्वंद्व में आपका क्या होगा कि इसमें आदि और इत्यादि ऐसे आपको मिलेंगे। जैसे रोटी, दाल, अन्न, जल। अब इत्यादि है ना, तो इन सब के अर्थ में आप देखिए तो आपको समझ में आता जाएगा। भला, भला, बुरा, ये आपका वैकल्पिक का है, वैकल्पिक का। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आप इसको देखिएगा। उदाहरण आप क्विज के माध्यम से या प्रश्नों का अभ्यास करिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपको द्वंद्व का पता चल जाएगा। आप जानिए, अगर द्वंद्व समास जानना है तो आपका 70% विलोम ट्रिक काम करेगी। ठीक। आइए अब एक नेक्स्ट समास की ओर चलते हैं और हमारा अगला समास है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। और द्विगु समास में क्या, इसमें आपको देखना है कि आपका जो पूर्व पद है, पूर्व पद वो क्या होगा? संख्यावाची, संख्यावाची प्लस उत्तर पद, उत्तर पद आपका होगा संज्ञा। और बस आप यही इतने से आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में देखना है कि संख्यावाची हो और संख्यावाची के साथ संज्ञा हो, तो वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। संख्यावाची दो ही समास में आते हैं, एक अव्ययी भाव में और एक द्विगु समास में। तो जहाँ पर द्विगु समास में होगा तो वहाँ संज्ञा रहेगा, लेकिन अव्ययी भाव में जो संख्यावाची आता है वह सिर्फ नदियों के पहले अगर संख्या है तब वो अव्ययी भाव की ओर जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप देख लीजिए, कुछ भी लीजिए। त्रिभुज ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, दोपहर ले लीजिए, उसके बाद पंचवटी, आप कोई भी लें। चौराहा, ये तो बहुत बार पूछ चुका है, चौराहा। तिराहा भी पूछा है। ऐसे समास द्विगु समास हैं। पंचपात्र, चतुर्वेद, पंचपात्र, चतुर्वेद जितने हैं सब में आगे देखिए पूर्व पद आपका संख्यावाची है। पूरे पूर्व पद आपको संख्यावाची लग रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही द्विगु समास में क्या है कि आपका पूर्व पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद क्या होगी? संज्ञा होगी। तो ऐसे समास को क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट समास है वो नेक्स्ट समास आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और वो समास आपका है कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को आप कैसे जानेंगे? तो कर्मधारय समास को जानने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब इसमें जो प्रथम पद रहेगा कर्मधारय में वो हमेशा क्या होगा? विशेषण।
क्या होगा, विशेषण। और जो उत्तर पद रहेगा वो होगा विशेष, विशेष या संज्ञा। विशेष से कौन होगा, संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पे विशेष क्या है, संज्ञा। आपको ये देखना है कर्मधारय में कि प्रथम पद हमारा विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष, संज्ञा। तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें और बहुब्रीहि में बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, जिसके कारण परीक्षा में उनका अंक कटता है। तो उस गलती से आप बचिएगा। अब आइए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं कर्मधारय का, महाकवि। अब आप देखिए कवि क्या है, कवि आपका संज्ञा है और उसके पहले महा लगा है, ये क्या है, ये आपका विशेषण है, महान। तो कौन से समास, कर्मधारय समास। और आप अगर इसको विशेषण जानना चाहें तो एक ट्रिक याद करिएगा। विशेषण जानने के लिए आप संज्ञा में कैसा लगाइए, कैसा कैसा कवि, महान कवि। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि विशेषण शब्द है या नहीं है। जैसे महाकवि में महाविशेषण है, ये आपको पता हो कि महाविशेषण है कि नहीं, तो आप कवि में कैसा कवि, महाकवि, तुरंत बता देगा कि ये विशेषण है। और आइए देखते हैं एग्जाम्पल, महाऔषधि। अब महाऔषधि में कौन सी संधि, औषधि आपकी यहाँ पे संज्ञा बन रही है। अब कैसा औषधि, कैसा आपने जैसे ही लगाया आपको तुरंत मिल गया विशेषण महा। इसका मतलब कौन सा समास है, कर्म, ठीक, पीला अंबर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि आता है, कर्मधारय भी आए और बहुब्रीहि, कर्मधारय भी रहे और क्या हो, बहुब्रीहि, तो ऐसे जगह आप बहुब्रीहि पर ज़्यादा वरीयता देंगे। क्योंकि पीताम्बर जो है, पीताम्बर का एक अर्थ और निकलता है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण की बात करता है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया हुआ है तो आप बेझिझक होकर बहुब्रीहि समास लगाइएगा, वहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा। इसलिए पीताम्बर को बहुत ध्यान से समझिएगा। पीताम्बर में कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। आपको विकल्प देख के समझना होगा। अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास है तो हम बहुब्रीहि समास की ओर जाएंगे, अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तब हम कर्मधारय समास को मानेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद और देखना हो तो देख लीजिए, नीलकमल। नीलकमल में कलम लिख दिया, नील कमल। यहाँ पर भी कौन सा समास, कर्मधारय। परमेश्वर, परमेश्वर में भी कौन सा समास, कर्मधारय। महात्मा, महान आत्मा, यहाँ भी कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो अनेक उदाहरण है कर्मधारय के, आप लोग किताब से या कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस करिएगा। ध्यान इतना दीजिएगा, कुछ कर्मधारय ऐसे हैं जो कर्मधारय होते हुए भी बहुब्रीहि हैं। ऐसे जब आ जाएं तो आप वहाँ पर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि दिया रहे तो बहुब्रीहि पर वरीयता ज़्यादा देंगे। बहुब्रीहि ऑप्शन के न होने पर ही हम कर्मधारय की ओर जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट समास है और हमारा लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में क्या है कि आपका प्रथम पद जिसे पूर्व पद कहते हैं, कौन सा पद, प्रथम पद और उत्तर पद। एक प्रथम पद को पूर्व पद इसलिए बार बार दोहराया जा रहा है जिससे आपको रटे, याद हो जाए, और उत्तर पद को, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब बहुब्रीहि समास जो होगा उसका पूर्व पद तो अप्रधान होता ही है, साथ में उत्तर पद भी अप्रधान होता है। ठीक,
इसका मतलब, इसका दोनों पद अप्रधान होने का मतलब ये है कि ये जो बहुब्रीहि समास है, न तो इसका पूर्व पद प्रधान हो रहा है और न ही इसका उत्तर पद प्रधान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों किसी अन्य के बारे में बताएंगे। इसका मतलब अन्य के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो बहुब्रीहि समास होगा उसका न तो पूर्व पद प्रधान होगा और न ही उसका उत्तर पद प्रधान होगा, और दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करेंगे, एक दूसरे अन्य के बारे में बताएंगे। ऐसे पद को भी हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें आप ट्रिक जान लीजिए। तो पहला ट्रिक तो हमारा यही जान लीजिए कि जितने भर भगवान के नाम हैं, भगवान के नाम गॉड, वो सब के सब किस समास में जाएंगे? बहुब्रीहि समास में। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहा जाता है? जिसकी 4 भुजाएं हो, और 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु भगवान जी की। तो देखिए आपके भगवान आ गए। उसके बाद त्रिनेत्र किसे कहा जाता है? शंकर जी को। 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। इसी प्रकार आप जितने देखिए 10 मुख, नेक नाम 10 मुख, 10 मुख किसे कहा जाता था? दशानन को, रावण को, जिसके 10 मुख हैं, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात कौन? रावण। इसमें देवी देवता राक्षस सब के सब बहुब्रीहि में जाएंगे। लंबोदर, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। लंबा उदर है जिसका अर्थात श्री गणेश। सह एक दंत किसे कहा जाता है? गणेश जी को। एक है दांत जिसके अर्थात श्री गणेश। उसके बाद आप और देखना चाहें तो देख लीजिए मिठ बोला, एक आपको नया मिल गया, मिठ बोला। अब मिठ बोला किसे कहा जाता है? मीठी बोली जिसकी हो, ये भी तो है, मीठी बोली जिसकी हो। जो मीठा बोलेगा वो कोई विशेष व्यक्ति ही तो होगा, इसलिए विशेषता के आधार पर इसको कौन सा समास मान लिया गया है? बहुब्रीहि समास। ठीक। और इसमें और भी उदाहरण है। चंद्रमौल, वीणा, पहाड़ी, सूल, पाणी, गिरधर, ये सब आया हुआ है। चंद्रमौल, वीणा, पाणी। अब चंद्रमौल क्या है? चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव जी। वीणा पाणी क्या है? वीणा है हाथ में जिसके, पाणी मतलब हाथ, अर्थात सरस्वती जी। गिरधर, गिरधर किसे कहा जाता है? कृष्ण जी को। तो ये सारे उदाहरण आपके बहुब्रीहि समास में आ रहे हैं। एक ट्रिक जानिए, और वो ट्रिक बहुत अच्छी है, उसे लिख लीजिए। ट्रिक क्या है कि अगर दिए गए सामासिक पद में, दिए गए सामासिक पद में सहबोधक हो, सहबोधक शब्द आए, शब्द या फिर वर्ण आए, तो ऐसी दशा में बनने वाला समास बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। समझिए, अगर सामासिक पद दिया है और ये सहबोधक, सहबोधक मतलब साथ का, जैसे हम लोग कहते हैं कि
सपरिवार निमंत्रण है, सपरिवार। तो यहाँ पर जो सहबोधक है, सहबोधक वर्ण आया हुआ है वो क्या है? स। सहबोधक वर्ण क्या है? स। तो जितने भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिस वर्ण में स सहबोधक हो और स लगा हो, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस स का अर्थ सहबोधक के रूप में तो नहीं आया है। सहबोधक का मतलब साथ के रूप में, सपरिवार, जैसे हमने कहा सपरिवार, तो अब देखिए परिवार के साथ, तो ये जो स है इसका अर्थ कहीं साथ के रूप में नहीं आ रहा है। अगर साथ के रूप में अर्थ आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, अगर सहबोधक वर्ण मान लीजिए स, सहबोधक के रूप में आ रहा है, सह का मतलब होता है साथ। आप जैसे ही पढ़ेंगे शब्द आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने कहा सचेत, क्या कहा? सचेत। अब देखिए ये जो स है, अब इस स का अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं? तो यही निकालेंगे, चेत मतलब क्या होता है? चेतना, अचेतना के साथ। तो यहाँ पे जो स है, इस स का अर्थ साथ निकल रहा है। अगर साथ निकल रहा है तो इस स का अर्थ साथ निकल रहा है, तो ऐसी दशा में जो हमारा समास बनेगा वह कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो एक चीज़ नोट करके रख लीजिएगा कि जहाँ पर स वर्ण आएगा और अर्थ क्या देगा? साथ के, साथ का अर्थ देगा, वहाँ पर हम तुरंत कौन सा समास कर देंगे? बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से आपका जो समास है वो समास टॉपिक हम खत्म करते हैं। जो कुछ भी 1 2 4 अपवाद हैं समास के, उसको हम आपको क्विज के माध्यम से करा देंगे, चूँकि अपवाद से ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है। तो अपवाद वाले जो प्रश्न हैं 2 4 6 10 हैं, उनको हम करा देंगे आपको क्विज के माध्यम से। 10 15 जो मुख्य हैं उनको हम प्रश्नों का जो अभ्यास कराएंगे उसके अंतर्गत या टेस्ट में दे देंगे जहाँ होगा, या पीडीएफ के अंतर्गत दे देंगे, जिससे कि आपको सरल पड़े, या अपवाद का एक अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि इतने में आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी 2 4 मिनट की वीडियो हम अपवाद पर भी बना देंगे, क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि इन दोनों में अपवाद ज़्यादा हो जाता है, और इधर अव्ययी भाव और द्विगु में थोड़ा सा देखना होता है। वहाँ पर द्वंद्व में कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों पद प्रधान हैं। तो साथियों, इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक समास समाप्त होता है। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है, कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप साझा करें, कमेंट कर दें, तो उससे हम समझ जाएंगे कि आपको यहाँ परेशानी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में या तो आपके कमेंट पर ही हम आपको उत्तर दे देंगे। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। 100% हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि टेट में इससे ज़्यादा या सीटेट में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। आप जितना पढ़ रहे हैं बेस्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रश्नों का अभ्यास करते जाएं, वो किसी भी प्लेटफार्म पर जाके कर लें, किताब के माध्यम से कर लें, क्विज के माध्यम से कर लें। आप प्रश्नों का अभ्यास करते जाइए और इसको एक कॉपी में लिख लीजिए नोट्स के रूप में। और जिस दिन आप ये दोनों काम कर लेंगे, आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत होगी ही नहीं। अब आप ये समझिए कि आप पढ़ हिंदी रहे हैं, लेकिन हिंदी के साथ आपका संस्कृत भी कंप्लीट हो रहा है। अब जो समास आपने यहाँ हिंदी में पढ़ा है, क्या वही समास आप संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे? वही समास आप संस्कृत में पढ़ेंगे। संधि जो आपने पढ़ा है हिंदी में, वही संधि आप संस्कृत में पढ़ेंगे। तो आपका एक साथ 2 विषय भी तैयार हो रहा है। उसके साथ अगर 2 नंबर यहाँ मिल रहा है तो 2 नंबर संस्कृत में भी मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप जोड़कर पढ़ाई करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तब तक के लिए अब आप लोग तैयारी करें, मस्ती के साथ पढ़ें और हर एक चुनौतियों से लड़ने का जज्बा रखें। सफलता हमेशा कदम चूमेगी। इसी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत।